A document, device storage, download 6.1. जी, हम इस स्लाइड्स पे थे और हमने ये कहा था कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है हमें। सर मेरे पास बस एक और सवाल है। बोलो। फाइनल एग्जाम में सारे चैप्टर्स आएंगे या सिलेक्ट चैप्टर्स आएंगे? वो तो हमेशा सारे आते हैं मेरे फाइनल में, हमें कंट्रोलर साहब कहते हैं सारे पूछें, ठीक है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अब वैसे भी तो बीबी जरा सुनो तो सही, क्या हो गया आप लोगों को? इस टाइम कोई मिड टर्म हुआ है? बताओ, मिड टर्म हुआ कुछ? हेलो? नहीं सर। तो फिर जब मिड टर्म होता है, जब तो क्वेश्चन मतलब फिर भी उसकी वैल्यू होती है कि सर आपने मिड टर्म में आधा पूछ लिया, आधा छोड़ दे। हालांकि मैं उस टाइम भी नहीं मानता हूँ, इसलिए कि मैं रूल को फॉलो करता हूँ। हमें एग्जामिनेशन ये कहता है आपने पूरा लेना है, लेकिन इस दफा तो मिड टर्म ही नहीं हुआ, तो इस दफा तो आप क्वेश्चन ही ना करें ना कि कितना आएगा, सारा आएगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये प्रॉब्लम देखी थी कि ये जो सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इनकंसिस्टेंट हो गया था। उसका रीजन ये है कि हमें पता है कि ये जो है कॉल ए है, और अगर बी जो है वो कॉल ए में नहीं है तो फिर सिस्टम का सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और बी जो है आपने देख रहे हैं, फॉर अवे फ्रॉम द कॉल ए। तो फिर हमने कहा चले ठीक है, मान लिया साहब इसका सोल्यूशन नहीं है, तो कैन वी सॉल्व दिस सिस्टम? कौन सा सिस्टम? कि एक ऐसा मतलब है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी तो नहीं हो रहा, जबकि ये बी है। तो हमने कहा क्या एक ऐसा बी हेड है जिस पर सोल्यूशन हो जाए? यस, बहुत सारे हैं। अगर यहां से मैं कोई बी हेड ले लूं या यहां ले लूं तो सोल्यूशन तो हो जाएगा, इसलिए कि बी हेड के लिए सोल्यूशन की सिर्फ यही शर्त है ना कि कॉल ए पर हो। तो कॉल ए तो इस लाइन पर है ना। तो अब ये जो मिसाल के तौर पर आप मुझे बता सकती हैं दो सोल्यूशन ऑफ बी हेड के, मिसाल के तौर पर 3 6 पर भी हो सकता है सोल्यूशन, और मिसाल के तौर पे 2 4 पे भी हो सकता है। ये मैंने कैसे लिए वेक्टर्स 3 6 एंड 2 4? ये असल में इसके मल्टीपल लिए हैं। किसके मल्टीपल लिए हैं? 1 2 के। इस पर भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है। लेकिन हमारा सवाल ये होता है कि हमें ये वाला मतलब बी हेड चाहिए जो इसको मतलब सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब ये है कि हम असल में अब ये वाला सिस्टम जो है ना, ये वाला सिस्टम सॉल्व कर रहे होंगे फॉर सम बी हेड। एक्स हेड हमने इसलिए ले लिया कि हम सोल्यूशन को ओरिजिनल इक्वेशन के साथ जो है ना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे। ओरिजिनल का सोल्यूशन एक्स है और ये जो नई इक्वेशन बना रहे हैं इसका क्या है? एक्स हेड है, ठीक है। तो अब सवाल है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो क्लोजेस्ट का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बी हेड है ना, जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बी हेड। तो ये बी हेड अगर हम निकाल लें तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस ओरिजिनल के क्लोजेस्ट होगा, इन द सेंस कि वो जो बी हेड है वो तमाम पॉसिबल बी हेड में से चूज किया गया है, और जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि उसका डिस्टेंस बी से क्या है? लेस है एज कंपेयर टू अदर। समझ गए ना? ये भी है ना हमारा, ये डिस्टेंस है इस वाले बी हेड से, ये डिस्टेंस है इस वाले बी हेड से, लेकिन सबसे कम कौन सा है? ये वाला डिस्टेंस है। तो लास्ट टाइम हमने एक तरीका आपको बताया भी था बी हेड निकालने का। 4 तरीके हैं, तो एक तो बता दिया ना, एक में अभी आपको बताता हूँ, दूसरे का हिंट दूंगा, फिर आखिरी वाला जो है ना वो भी करेंगे। ओके, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जो हमने काम किया था ना, हमने काम ये किया था कि हमने इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। और फिर हमने ये वाला, ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट निकाल लिया था। और यही पॉइंट को अगर हम वेक्टर की फॉर्म में देखें तो हमें उसी को हम बी हेड कहा था, ठीक है। आज हम ये करेंगे,
आज हम ये करेंगे कि हम इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकालेंगे, ठीक है? इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकालेंगे। ये लाइन की तो इक्वेशन है, हमारे पास मौजूद है इस लाइन की इक्वेशन, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो हम ये लाइन की इक्वेशन तो नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे फिर? सॉरी, इसकी इक्वेशन नहीं निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला पॉइंट जो है ना, वो क्या है? 3, 2 है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन आपको पता है ना क्या होता है? पहले आप इस पॉइंट को इस लेफ्ट हैंड साइड में से पास कर देंगे तो ये 6 - 2 होगा। फिर आप इनके स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, 4 + 1, तो ये आ गया 4/√5। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस आ गया 4/√5। इस डिस्टेंस का नाम हम रखते हैं क्या नाम रखते हैं? z रखते हैं, राइट? z। तो ये जो वेक्टर होगा ना, ये मतलब z, मैंने तो डिस्टेंस निकाल लिया ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सो दिस इज बेसिकली z। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा? वेक्टर चाहिए होगा, ठीक है? इसलिए कि b हेड इज ए वेक्टर। ओके, सॉरी, b हेड तो ये वाला है, सॉरी, ये b हेड। लेकिन तो बी हेड निकालने का तरीका पता है क्या है? हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया है। ये मैंने z वेक्टर इसलिए लिखा है कि ये एक अगली अप्रोच है ना, उसमें इस्तेमाल होगा, यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हो रहा। यहाँ पे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड इस्तेमाल होगा इस मेथड में। ओके, अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि ये वाला जो वेक्टर है, बल्कि वेक्टर, इस वेक्टर की भी हमें जरूरत पेश आएगी। यही तो वेक्टर बी है ना। लेकिन मैंने बताया ना 4 मेथड है, तो जो आखिरी मेथड होगा ना, उसमें ये z वेक्टर और b वेक्टर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखें, ये 3, 2 है, ये 0, 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √9 + 4 = 13। ठीक है, अब सुनिए आप गौर से। आपके पास जो रेक्टेंगल बनती हुई नजर आ रही है, उसमें यह है कि b हेड का जो स्क्वायर होगा, यानी मैग्नीट्यूड, प्लस z का जो मैग्नीट्यूड, वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर के। इसलिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, ये देखें, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? बताओ जल्दी से, कितना डिस्टेंस आ गया? आपके पास जो डिस्टेंस आ गया ना, वो ये आ गया। आप कैलकुलेट कर लें। तो b हेड स्क्वायर जो है बराबर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर जो है वो 13 आ गया है, और z ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 16/25 आ गया। ठीक है जी, 13 नहीं, सॉरी, 16/25 नहीं आएगा, 16/5 आएगा, इसलिए वो नीचे रूट है ना। अब ये कितने हो गए जनाब आपके पास? इसका एलसीएम आ जाएगा 5, ये आ जाएगा एलसीएम 5 आ जाएगा, और 65 में से 16 गए तो ये 49 आ जाएगा, राइट? ठीक है, 49। देयरफॉर जो हमारा बी हेड है ना, ये तो मतलब ये तो स्क्वायर आया ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा ये 7/√5 आ जाएगा। 7/√5 आ गया। अच्छा, अब जरा सुनिएगा गौर से। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ का एक यूनिट वेक्टर मुझे बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? देखें, ये वाला जो पॉइंट है ना 1, 2, इस पे लाई कर रहा है, इस पे। तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर होगा ना, ये बराबर हो जाएगा 1, 2। ये लाई करेगा ना इसके ऊपर। किसके ऊपर करेगा? इस लाइन पे। तो इस लाइन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 1/√5। तो ये यूनिट वेक्टर है, और ये हमारा, इसका मतलब है हमारा बी हेड जो है ना, वो ये आ गया। क्या आ गया? 7/5, 7/√5
इनटू ये डायरेक्शन वेक्टर 1/√5 1 2, ये जनाब आ गया 7/5 1 2। और आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने यही वेक्टर निकाला था, राइट। बस उसके बाद तो बात वही है ना, जब आपका बी हेड आ गया तो अब आपने ये वाला सिस्टम सॉल्व कर लेना है। कौन सा वाला? 1 2 3 4 x1 x2 is equal to 7/5 7/5 and 14/5। ठीक है जी, सॉल्व कर लें। अब ये हमने लास्ट टाइम भी कर लिया था, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। 1 2 3 4 1/5 14/5। जब आप एक ऑपरेशन करेंगे ना इसके ऊपर, तो निचली रो जो है ना 0 हो जाएगी, इसलिए कि जो एक मिनट 1 ये 2 है 1 2 2 4, तो नीचे वाली रो 0 हो जाएगी। वो नीचे वाली रो ऊपर का ट्वाइस है ना, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 2 7/5। तो ये इसमें फ्री वेरिएबल आ गया और इसका जो सोल्यूशन आ गया, यानी अब बेसिकली ये जो इक्वेशन हो गई ना x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7/5 हो गई। तो बेशुमार मतलब है इसके सोल्यूशन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x2 को 1 ले लूं, अगर मैं x2 को 1 ले लूं तो मेरा x1 किसके बराबर आ जाएगा? जल्दी बताओ। 2/5। तो इसका मतलब है इसका चलें, ज्यादा बेहतर ये है कि अगर मैं x2 को 0 ले लूं ना, तो मेरा x1 जो है वो 7/5 आएगा। 7/5 का मतलब है 1.4 and 0। ठीक है, तो बेशुमार सोल्यूशन आ सकते हैं इसके। तो ये हो गया जनाब मेथड नंबर 2। फर्क क्या है मेथड जो लास्ट टाइम बताया? लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हमने इस लाइन की भी इक्वेशन निकाली थी और फिर इस लाइन की और इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये वाला पॉइंट आ गया था और फिर हमने इस वेक्टर को डिस्कवर कर लिया था। तो ये जरा थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये लेंथी है उसके मुकाबले में। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूं। तीसरा मेथड ये है कि देखें, ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपके पास ये वाली चीज जो है वो आप कह रहे हैं कि ये मेरा बी हेड है, ये वाला वेक्टर मेरा बी हेड है, तो आप ऐसा करें कि पहले कोई और वेक्टर ले लें। यहाँ पे इसका नाम रख लें आप, फर्ज कर लें कि ये कोई और वेक्टर है, बी डैश कर लें। हम बी तो नहीं कह सकते ना, इसलिए कि बी तो ये वाला वेक्टर है, हमें बी हेड चाहिए। हमने कोई और वेक्टर ले लिया बी डैश, तो बी डैश जो है वो अगर हम इसको एज ए पॉइंट लें तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा। एज ए वेक्टर लेंगे तो ये वाली चीज हो जाएगी। बात तो एक ही होती है ना। अच्छा, अब एक काम कीजिए, ये आपका बी डैश आ गया ना। आपको याद है कि इसकी इक्वेशन तो ये है ना, इस लाइन की इक्वेशन तो बहुत पुरानी चल रही है। इस लाइन की इक्वेशन है 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब जाहिर है ये पॉइंट जो है ना इस पे लाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा 0। तो इसका मतलब है बीटा बराबर हो गया 2 अल्फा के। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना हमारे पास ये हो गया अल्फा कामा 2 अल्फा। अब आप एक काम करो, ये वाला डिस्टेंस निकालो जरा। ये वाला पॉइंट जो है ना आपके पास 3 2 है। डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिस्टेंस का स्क्वायर। सो डी स्क्वायर विल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर, यही होगा ना। अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2। आ गया, ठीक है। अब हमें जो है ना, हमें ऐसी अल्फा की वैल्यू लेनी है कि ये डिस्टेंस जो है ना मिनिमम हो जाए। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड पुट इट 0। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा माइनस 3 प्लस
8 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है वो चलें कर ही लेते हैं, 10 अल्फा माइनस 22 आएगा, ये क्या आएगा? नहीं 22 नहीं आएगा, एक मिनट जरा मैं दोबारा से देखूं। 2 अल्फा माइनस 3 आ गया प्लस 8 अल्फा माइनस 2 आ गया। ठीक है, जब आपने सब किया तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 14 आएगा। 10 अल्फा कितना आएगा यार ये? 10 अल्फा 10 अल्फा इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो अल्फा जो है वो 14 बाई 10 विच इज 7 बाई 5। ठीक है, तो ये अल्फा आ गया। अब बीटा कितना आ जाएगा बताओ? नहीं मेरा ख्याल ये सही नहीं है, ये 16 14 नहीं, सॉरी कितना आएगा? 10 अल्फा आ गया, 22 होगा ये। तो अल्फा जो है 11 बाई 5 आएगा, सॉरी अल्फा जो 11 बाई 5 आएगा। और बाकी फिर आप 2 अल्फा निकाल लीजिएगा तो आपके पास बी हेड आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। राइट, चलिए जी, अब उसके बाद डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब जो असली मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। बस असली से मुराद ये है कि देखें इसमें कोई खराबी नहीं है जो हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं। खराबी सिर्फ ये है कि ये सारे के सारे जो है ना ये 2D में चले गए हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ चला गया है? 2D को हमने बहुत हैवीली यूज किया है। ठीक है ना, हमने इस लाइन को भी यूज किया है, हमने इस लाइन को भी यूज किया है। तो ये तो सारे के सारे 2D में है ना। 3 डायमेंशन में तो पता नहीं ये कॉल है क्या होगी, प्लेन होगा या हाइपर प्लेन होगा। तो हम एक ऐसा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर डायमेंशन में काम करेगा, नॉट ओनली R2 R3 R4 R5 में। सो लेट्स गो टूवर्ड्स दैट। उसके लिए तरीका ये था कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था, मैं इस वेक्टर का नाम तो हमें पता ही है, इस वेक्टर का नाम b है। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके यहाँ आ रहे हैं, तो जाहिर है यही वेक्टर जो है वो जिसकी हमें तलाश है, यही वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? बी हेड हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं z। तो ये 3 वेक्टर हैं और परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, सॉरी ऑर्थोगोनल ट्राइंगल है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर होगा बेस प्लस परपेंडिकुलर के। ठीक है जी, इसका मतलब है z बराबर किसके हो गया? b माइनस बी हेड के हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वेक्टर का नाम मैं रख लूं, इस वेक्टर का नाम u रख लेता हूं, मतलब u इज जस्ट ए वेक्टर अलोंग b। आप इस u को b भी ले सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन b ले लेते हैं फॉर द सेक। तो अगर मैं अब दोनों साइड पर इसको कर लूं ना, u के साथ डॉट ले लूं z, मतलब u के साथ इस इक्वेशन का, तो मेरे पास आएगा b डॉट u माइनस b हेड डॉट u। ठीक है, ओके। अब ये वाली चीज तो जीरो हो गई ना, इसलिए कि z एंड u तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो आपके पास ये आ गया, तो ये हो गया b डॉट u माइनस। अच्छा, अब एक काम कीजिए कि ये जो हमारे पास वेक्टर आया है ना, कौन सा? ये वाला जो वेक्टर है ना, ये b हेड u, यहां से पे काम कीजिए ना कि ये जो हमने u लिया है z इज इक्वल टू बी माइनस बी नॉट, यहाँ तक तो सही है। b की जगह अब हमने b से ले लिया। अच्छा, हम जो है ना इसको b हेड को हम अल्फा u भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, इसलिए लिख सकते हैं कि देखें ना u और b एक ही डायरेक्शन में है ना,
तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे का कोई स्केलर मल्टीपल होंगे तो हमने उसको बी हेड को अल्फा यू का नाम दे दिया। इससे फायदा ये हुआ कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई बी डॉट यू अपॉन यू डॉट यू, और हमें बी भी पता है और हमें यू भी पता है। हम यू को जो है ना वही ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यू को वही वेक्टर ले लेंगे बी। तो अब हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा मुझे बताओ कि ये जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स, तो अगर आप एज ए वेक्टर लेना तो ये तो आपके पास 3 2 था ना, ठीक है। और ये जो हमारे पास u है, इसको तो हमने कहा था ना कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, तो हम इसको ये वाला वेक्टर ले लेते हैं। कौन सा वाला वेक्टर ले लेते हैं जो कि इस लाइन पर है। कौन सी लाइन पर है, 2x1 माइनस x2। बहुत सारे वेक्टर हैं इस लाइन पे, एक वेक्टर ये भी है 1 2, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 2, और ये हमारा जो है ना ये 1 2, ये हमारा हो गया है u, और ये जो है ना ये हमारा हो गया है b। तो u डॉट बी लेंगे जरा जल्दी से, तो ये कितने आ जाएंगे 3 + 4, और u डॉट u लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4, so which is 1 + 4 सॉरी 7/5। ये हमारा क्या आ गया, अल्फा आ गया है। बस ठीक है, अगर अल्फा आ गया तो देयरफॉर बी हेड जो है, हमने यही तो कहा था कि ये अल्फा यू है, तो अल्फा आ गया आपका 7/5, यू हमें पहले से पता है 1 2। तो आपने देखा ये वही चीज है जो पहले आपने निकाली थी बी हेड। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये इसमें हमने कहीं नहीं कहा कि हम 2 डायमेंशन में हैं, 3 डायमेंशन में हैं, 10 डायमेंशन में हैं। हमने सिर्फ जो है ना जनरल बात की है, और डॉट प्रोडक्ट तो जनरल स्पेस में डिफाइन होता है, इस चैप्टर में भी आगे आएगा। ओके, मैं खाली आगे चलता है। ये हमारा पेज 1 हमने काफी टाइम लगाया, इसलिए ये डायलॉग जरूरी काफी है। ओके, अच्छा अभी जो भी हमने ये वाला काम किया है ना, ये चीज इनर प्रोडक्ट, यही अगले पेज पे उसने मतलब डिस्कस किया। हालांकि हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसने अभी दोबारा डिस्कस किया। ओके, लेट्स गो फर्दर। ये हमारा क्या था, हाँ पेज 1 है ना, ठीक है। ओके, पेज 2। ऑलराइट, ओके जी। अभी जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है ना, ऐसे इसको 2 तरीके होते हैं। या तो आप सिंपल u डॉट v की डेफिनेशन ले लें। u डॉट v की डेफिनेशन ये है ना कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया विच इज दिस, फिर इसको किया विच इज दिस, ब्ला ब्ला, फिर इसको किया, दिस आ गया। दूसरी है कि अगर आप इसको चाहें ना एज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी दे सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमने फिर u को जो है ना, जो कि ओरिजिनली तो वर्टिकल है, यानी वर्टिकल वेक्टर है, उसका u ट्रांसपोज लेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर अगर आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तब भी यही आंसर आएगा। तो दोनों इंटरप्रिटेशन जो है ना वो सही है, यानी ये भी डॉट प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है u डॉट v, और अगर एज ए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहें, देखें वेक्टर जो है वो भी स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस हैं। इस केस में कॉलम वेक्टर जो है ना वो मतलब है, सिर्फ आप क्या ले रहे हैं इसमें आप ले रहे हैं रो वेक्टर, वो भी मैट्रिक्स है। इसमें आप क्या ले रहे हैं, कॉलम वेक्टर, वो भी क्या है, मैट्रिक्स है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, v डॉट यू ले लो या u डॉट v ले लो, दोनों में क्या फर्क है, कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए कि ये नंबर जो है ना v1 u1 और ये u1 v1 सेम है, v2 u2 और u2 v2 क्या है, सेम है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमने पहले कई दफा देखी हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये तो वही आ गई ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, एसोसिएटिव है, कि दो वेक्टरों का सम डॉटेड विद थर्ड इज द सेम एज इंडिविजुअल डॉट प्लस द सम। ये स्केलर के लिए है। अच्छा, ये u डॉट u हमेशा पॉजिटिव होता है, कई दफा हम देख चुके हैं। अगर u डॉट u 0 होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है जिसमें u खुद क्या हो, इटसेल्फ 0।
तो ये डॉट वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं जो काफी हेल्पफुल होती हैं। ओके जी। अच्छा, अब आप एक काम और भी कर सकते हैं कि ये वाला जो रूल है ना, इस वाले रूल को आप मिला सकते हैं। किस वाले रूल को मिला सकते हैं? इन दो रूल को, सॉरी इनको नहीं, इसको और इसको मिला सकते हैं, राइट। तो अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, एक पी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है और आप इसको डब्ल्यू से डॉट ले रहे हैं। तो आप, और ये C1 CP क्या है, ये वेट्स हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप C1 टाइम्स U1 W कर लें, फिर C2 टाइम्स U2 W कर लें और CP टाइम UP डॉट W कर लें। तो दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ये प्रॉपर्टी है जो कि काफी यूज होगी। ओके जी। चलिए जी, ओके। अब जरा इधर देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे जनाब ये कहा जा रहा है, ओके। अच्छा जनाब, अब देखें, आपको अगर याद हो कि ये अगर कोई वेक्टर है ना, ये, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है आपको याद होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये वाला ले लेना, अगर 2 डायमेंशन में एक वेक्टर है ए बी, तो यही होता है ना, दिस इज द वेक्टर। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं अगर ये वेक्टर ए बी है तो यकीनन ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप गौर करें, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, मतलब कभी हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं मॉड, कभी डबल लाइन है, तो इस चैप्टर में डबल लाइन है विच इज कॉल्ड नॉर्म। ओके, तो ये डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड क्या हो गया, वी हो गया, ठीक। लेकिन आप अगर आप रियलाइज करें, दोबारा से पिक्चर बनाता हूं कि ये मेरा वी था और ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इसलिए कि मेरा वी जो है ना वो ये है ए बी। तो हमने कहा था कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना वी का, वो इसके बराबर है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको, हम डबल लाइन से रखेंगे ना, तो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूं तो नॉर्म स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर को देखें तो ये इसी का डॉट है ना विद इटसेल्फ, इसलिए कि वी डॉट वी भी तो यही होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप ये फार्मूला समझ गए ना कि एक तो डेफिनेशन थी ना किसकी, नॉर्म की, जो ओरिजिनल फॉर्म में थी, वो ये डेफिनेशन थी। अब हमने ये देखा कि नॉर्म का और डॉट प्रोडक्ट का बड़ा गहरा रिलेशन है। नॉर्म का स्क्वायर बराबर होता है वी डॉट वी। तो आपने कहा इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी यूज होगा। तो बजाय इसके, अगर आपने कभी नॉर्म निकालना हो ना किसी वेक्टर का, तो पहले आप उस वेक्टर को इटसेल्फ क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें और फिर उसका रूट ले लें, ये, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्म आ जाएगा, ठीक है जनाब। ओके, चलते हैं जनाब आगे। राइट, ये तो वो प्रॉपर्टी है सिंपल सी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है कि अगर आप फर्ज कर लें इस वेक्टर को ले रहे हैं आप, यही ले लें, चलें ए बी, और अगर आपका सी कोई एक वेक्टर है, ये आपका वी है, तो सी भी क्या हो जाएगा भाई, यही होगा ना, सी ए सी बी, ठीक है जी। तो अगर आप इसका नॉर्म लेना, ये सीधे ये राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है नॉर्म सी बी, तो ये हो जाएगा रूट सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाहर जाके वो मॉड सी बन जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप और करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो मॉड ऑफ या नॉर्म ऑफ वी है। ये प्रूफ हो गया ये वाली इक्वेशन कि
फॉर एनी सी डजेंट मैटर प्लस हो या माइनस हो, नॉर्म ऑफ सी वी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सी टाइम्स नॉर्म ऑफ वी। ठीक है जी, ऑलराइट, ओके। ये अब जरा काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आई है, इसको हम जरा देख लेते हैं भाई क्या करना है। ओके, चलें जी, इसको हम यहीं पे रखते हैं। चलें, थोड़ा सा नीचे करना होगा। ओके, मैं ख्याल काफी है इतना। अच्छा जनाब, ये देखें ये कैसे आया। ये वही पुरानी चीज है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपके पास एक वेक्टर है जनाब, कोई सी भी स्पेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वेक्टर आपके पास v है, एक वेक्टर आपके पास u है। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये वाला जो वेक्टर है, ये लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से ये वेक्टर हो जाएगा u माइनस बी। हेड टू टेल रूल के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं ना दो वेक्टरों के दरमियान डिस्टेंस, तो यही मुराद होती है ना कि इनके जो हेड है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, तो आपने इनके हेड के जो दरमियान वेक्टर है वो कैलकुलेट कर लिया, ये वाली चीज u माइनस वी। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, अब इसी का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है या नॉर्म है u माइनस वी का, वही तो डिस्टेंस होगा बिटवीन u एंड v। और ये आपको याद करा रहा है कि दो डायमेंशन में जब हम करते थे ना, तो हम दो डायमेंशन में हम इस तरह से करते थे। हम कहते थे, क्या कहते थे, कि हम फर्ज कर लेते थे कि फर्ज कर लें u जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं u1 u2। ठीक है, u1 u2, और जो v वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट हैं v1 एंड v2। तो कैसे निकालते थे, याद है ना, डिस्टेंस ऐसे निकालते थे ना हम, u1 माइनस v1 स्क्वायर प्लस u2 माइनस v2 स्क्वायर, और फिर हम इसका क्या कह लेते थे, रूट ले लेते थे। तो ये चीज जो है ना, ये हमें ऑलरेडी पता है, दो डायमेंशन तीन डायमेंशन में, ये हमने उसको क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया। ठीक है ना, ओके। तो ये तो डिस्टेंस का कंसेप्ट हो गया ना। दोबारा से बताता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का मतलब ये होता है, टू वेक्टर कह लें, क्या होता है कि एंड पॉइंट्स को मिलाने वाला एक वेक्टर ले लें, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर का, वही कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, ओके। अब जरा इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का। ओके जी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देखिए इसको आप जरा थोड़ा सा, काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स है। कहानी वहीं से शुरू होती है कि फर्ज कर लें ये हमारे पास u है, और एक मिनट, फर्ज कर लेते हैं ये वाला जो वेक्टर है ना, ये हमारा u है, और ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा v है। अच्छा, ये जो नीचे कैलकुलेशन हो रही है ना, इंप्रेशन ये लग रहा है कि ये कैलकुलेशन में अज्यूम किया जा रहा है कि ये एंगल 90 है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें अगर आप 90 ना भी अज्यूम करें तब भी ये जो है ना, ये रिलेशन वैलिड होगा। हाँ, आगे जाकर जो है ना, जब ये आखिरी लाइन आएगी ना, तो फिर हम मतलब फिर हम ये इम्पोज करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। तो मेरा ख्याल है मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप फिलहाल समझ लें कि ये इस किस्म की सूरत हाल है। किस किस्म की सूरत हाल है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर।
लेकिन जब भी ये सारा काम वैलिड है, तो मैं ये वाली शक्ल बनाता हूं तो जनरल है, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, ये वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, ये क्या हो जाएगा, u माइनस v हो जाएगा। ठीक है जी, ऑलराइट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस डिस्टेंस को निकालना चाह रहे हैं बिटवीन दीज टू वेक्टर्स u एंड v, ये था ना डिस्टेंस। ओके, तो बल्कि हमने कहा चले डिस्टेंस नहीं करते, हम डिस्टेंस का स्क्वायर निकालते हैं। तो डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब है नॉर्म का स्क्वायर। तो नॉर्म के स्क्वायर में फायदा ये होता है कि आप इस वेक्टर का खुद अपने साथ क्या ले सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो फिर आपने यही किया, पहले u के साथ ले लिया, फिर माइनस v के साथ ले लिया, पहली वाली जी और ये होगी। अब इसमें से आपके पास ये वाली ये v का है और ये दोनों एक ही चीज है, तो आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे चूंकि आपको v का नॉर्म लें या माइनस v का नॉर्म लें, दोनों का तो सेम आएगा ना, मतलब v ये है, ये इसका नॉर्म है, माइनस v ये हो जाएगा, तो इन दोनों का नॉर्म तो सेम है ना, मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑलराइट। अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि आपके पास अच्छा अब देखें, गौर सुने, यहां तक जो था ना, यहां तक तो मसला ये है कि आप ये वाली पिक्चर ले लें तो भी चलेगा, ये वाली पिक्चर ले लें तो भी चलेगा। मतलब ये चार लाइनें जो है ना दोनों केसेस में, मतलब कहने का ये है कि यूवी परपेंडिकुलर हो तब भी ये चार लाइनों की एनालिसिस वैलिड है, जो कि ये लेफ्ट वाली पिक्चर है, और अगर यू एंड वी परपेंडिकुलर नहीं है तो भी ये फोर लाइंस का एनालिसिस वैलिड है। लेकिन अगर आप ये वाला जुमला इस्तेमाल करेंगे ना दिस, फिर पता क्या होगा, देखें माइनस v का तो मतलब ये होगा ना इस पिक्चर में, ये तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो डिफरेंट हो जाएगा ना अगर आपने इसको परपेंडिकुलर नहीं रखा। लेकिन अगर आपने इसको परपेंडिकुलर रखा है तो ये v है, तो ये वाली चीज क्या है, माइनस v है। ठीक है, तो मेरे ख्याल है मैं आप ये सारी चीजें रेस करके अब ये जो लेफ्ट वाली पिक्चर है, यानी जो ओरिजिनल पिक्चर है, उसी पे कंसंट्रेट करता हूँ। ठीक है, तो ये रही ओरिजिनल पिक्चर, ये मेरा u है, ये मेरा v है, और ये उसका क्या हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस था ना हमारा, ये था हमारा u एंड v, और ये डिस्टेंस क्या है बिटवीन u एंड माइनस v। तो चूंकि ये 90 डिग्री है, लिहाजा ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला जो फार्मूला है ना, ये हम ये कह रहे हैं कि इफ u एंड v आर परपेंडिकुलर, ठीक है, इफ u एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, जब ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये चीज बराबर हो गई, ये चीज बराबर हो गई, ये चीज बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, चले आप इस तरह से करो ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हो जाएगा 0 इक्वल 0 प्लस 0 प्लस या माइनस हो जाएगा 2u डॉट v। ये आप समझ गए ना क्या किया मैंने इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दिया पहली वाली में से। तो इसका मतलब है कि 0 बराबर आ गया माइनस 2u डॉट v। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u डॉट v क्या हो गया, 0, ये आ गया u डॉट v 0। ठीक है ना, अब यही डेफिनेशन है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ u डॉट v इज 0। और आपको पता होगा, आपको ये डेफिनेशन बहुत पुरानी पता है, u डॉट v की एक और भी मीनिंग है, एक और भी डेफिनेशन है, मॉड ऑफ v इंटू कॉस ऑफ द एंगल। तो अगर u डॉट v 0 है तो फिर एंगल को क्या होना पड़ेगा, π/2, जो ये मैंने ऊपर लिखा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि
देखें, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता चल गया कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द डॉट प्रोडक्ट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप इस चीज को आप चाहें तो यहां पर भी वापस लिख सकते हैं और इसको चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं u डॉट वी 0 यहां पुट करता हूं, अब मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, तो अगर मैं ये u डॉट वी यहां 0 पुट करता हूं और यहाँ 0 पुट करता हूं, तो मेरे पास एक चीज आ जाएगी। क्या चीज आ जाएगी कि अच्छा, बाय द वे यहाँ पे टाइपो है, ये जो है ना u प्लस वी नहीं है, u प्लस वी के नॉर्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसलिए कि ये वाली जो चीज है ना, ये तो गायब हो गया ना, एग्री, ये गायब हो गया। तो ये चीज जो है आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। याद है ना, डिस्टेंस u v होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यही होता है ना, u प्लस वी का नॉर्म, u प्लस वी का नॉर्म। ठीक है, डिस्टेंस u v, u प्लस वी का नॉर्म। ओके, और यही हाल इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये चीज आपके पास नहीं, एक मिनट, दोबारा दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। जब ये चीज 0 हो गई तो आपके पास ये चीज आ गई, डिस्टेंस u कॉमा v होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब डिस्टेंस बिटवीन u एंड v जो है, अब ये देखें, अब कहानी यहाँ पे चली गई है। ये आपका u है और ये आपका v है, परपेंडिकुलर पे चले गए ना हम आपके पास। ये u हो गया, ये v हो गया। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर किसके बराबर होगा भाई, जल्दी से बताओ? v माइनस यू होगा ना, ये u माइनस v होगा, u माइनस v। एक मिनट यार, हमने यहाँ पे जो ओरिजिनल शक्ल बनाई थी ना, वहीं चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा पिक्चर बनाओगे ना कंफ्यूज हो गए। ये u था हमारा, एग्री। ये हमारा क्या था, v था। ये वाला वेक्टर क्या था, u माइनस वी। और ये वाला जो वेक्टर था, जाहिर है कि ये जब माइनस वी हो गया तो ये वाला वेक्टर जो हमारे पास u प्लस वी हो गया था। ठीक है, ये वाला u प्लस वी। ठीक, ओके। तो अब ज़ारे, अब क्या हुआ है कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ गया ना बिटवीन u एंड v, वो यही हुआ ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड u माइनस वी होल स्क्वायर। तो ये वाली चीज आ गई, और पाइथागोरस के हिसाब से ये स्क्वायर का डिस्टेंस बराबर दिस स्क्वायर के हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अब हम इसकी जगह जो है ना, क्योंकि ये है ना u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि इट इज दिस डिस्टेंस u प्लस वी होल स्क्वायर। ये आ गया, यही असल, अच्छा मैंने बताया ना ये टाइपो है, यही चीज जो है असल में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, लेकिन इसमें टाइपो बड़े हैं, इस पेज में ये जो है ना ये स्क्वायर है, आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी ना। ठीक है, ओके, चलें जी आगे चलते हैं। ओके, ओके, एक थ्योरम पहले गुजरी थी, एक थ्योरम ये आ गई, पाइथागोरियन थ्योरम। ये पाइथागोरियन थ्योरम मैंने आपको बता भी दिया। अगेन इसमें भी टाइपो है भाईजान, बड़े टाइपो इन्होंने रखे हुए हैं, यहाँ पे आप स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, आइडिया वही है कि अगर आपके पास ये u है और ये v है, तो ये जो है वो u प्लस वी होगा। बल्कि ये u प्लस वी नहीं होगा, होगा तो ये u माइनस वी, लेकिन हमें पता है कि u माइनस वी और u प्लस वी अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है जी, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर और प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यही पाइथागोरन थ्योरम है। ओके,
अब एक और कंसेप्ट हम डिफाइन करते हैं, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। फर्ज कर लें हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है W, ये हमारा W है, ठीक है। और अगर एक वेक्टर Z, ठीक है जी, इसके हर वेक्टर के साथ 90 डिग्री, देखिए हर वेक्टर में इसलिए कह रहा हूँ कि W इज ए वेक्टर स्पेस, तो इसमें ये भी होगा, इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये सारे वेक्टर कहाँ आ रहे हैं, W में आ रहे हैं ना। लेकिन ये सब के सब इस Z के साथ क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, Z इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू W, यानी Z क्या है, पूरे का पूरा ऑर्थोगोनल है किस पर, W पे। इसकी मिसाल चलें इस तरह से ले लेते हैं, हमारे पास x y z प्लेन है ना, तो ये वाला जो है ना, ये सब W ले लें। तो आप कोई सा भी वेक्टर ले लें जिसका कि आप दोनों कंपोनेंट जो है ना वो मतलब Z जो है ना वो आप मतलब कोई सा भी ले लें जो कि पैरेलल टू Z हो। आप मुझे बता सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप इसको ले लें 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, बल्कि ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाला वेक्टर क्या होगा, कोई मुझे बताएगा ये वाला वेक्टर। ये अगर मैं उसकी टर्म में बात करूं ना, ज्यादा आसानी होगी, किसकी टर्म में, K की टर्म में। तो ये सारे के सारे वेक्टर जो एक्स वाई के प्लेन में, ये अल्फा टाइम्स के होंगे, क्या होंगे, अल्फा टाइम्स के होंगे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके हर वेक्टर के साथ क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, ये रहा। दूसरा यहाँ पे कोई वेक्टर ले लें, यहाँ पे ले लें, तो ये भी क्या है 9। तो ये जो वेक्टर्स है ना जो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन का क्या होंगे, ये होंगे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W, ठीक है। सेट ऑफ वेक्टर्स that are orthogonal to W is called ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं ये देखनी होगी हमने। सो लेट्स सी एग्जांपल हम देख चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पर जो है ना बाद में आऊंगा, जरा इसकी वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कर चुके हैं, सिर्फ मैं आपको याद कराता हूँ कि क्या थी वो, फिर बाद में इस स्लाइड पे आते हैं। आपको याद है ना, बहुत मशहूर एग्जांपल हमने की थी जब हमने वो सारे कंसेप्ट डिफाइन कर लिए थे ना, कौन कौन से, नल ए डिफाइन किया था, नल ए टी डिफाइन किया था, रो ए डिफाइन किया था, कॉल ए डिफाइन किया था। तो हमने बताया था कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। और शायद आपको ये भी याद होगा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे टाइपो है, ये 2 नहीं है, ये क्या है, -2 है। यानी बेसिकली हमारा ए जो है वो ये है, ये क्या है हमारा 1 0 1 2 0 -2, ये हमारा ए है, ठीक है। तो इफ यू रिमेम्बर, इसका जो पहले ये आसानी से समझ लेते हैं, ये रो ज्यादा आसान है ना समझना, इसलिए कि रो क्या होती है, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए। तो पहला 1 0 1 है, दूसरा 2 0 -2 है, लेकिन 2 0 -2 तो 1 0 1 का मल्टीपल है ना। तो सारी रो स्पेस जो है ना इस वेक्टर से जनरेट हो रही है, किस वेक्टर से जनरेट हो रही है, 1 0 1। अब आमतौर पे रो है, लेकिन हम तमाम वेक्टर को चाहते हैं कि कॉलम की फॉर्म में लिखें, तो हमने ये लिखा है कि रो है जो है वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर रो ए क्या होगी, लाइन हो गई आर क्यूब में, इसलिए कि सारे वेक्टर इसका मल्टीपल होंगे ना 1 0 -1 का, ठीक है। तो रो ए समझना आसान है सबसे। अच्छा, कॉल ए भी समझना आसान है। कॉल ए समझना इसलिए आसान है कि आप क्या करोगे, आप रो ए या कॉल ए करो, पहले आप इसको क्या करते हो, इस पे ऑपरेशन करते हो ना। चलें ऑपरेशन यहाँ कर लेते हैं। ऑपरेशन के बाद ये बन जाएगा 1 0 1
और ये बन जाएगा क्या बन जाएगा भाई 0 0 0। जब भी तो हमने रो स्पेस के लिए इसको बेसिस बनाया था ना 1 0 0। अब जरा सुने कॉलम में पता क्या होगा, आपने आइडिया लेना है यहां से कि कौन सा कॉलम जो है ना वो क्या है इंडिपेंडेंट है, कौन सा कॉलम इंडिपेंडेंट है। वो कॉलम इंडिपेंडेंट होता है ना जो पिवट कॉलम होता है। यहाँ पर ये पहला कॉलम क्या है, यही है ना पिवट कॉलम। दूसरे और तीसरे तो नॉन पिवट कॉलम है। लेकिन आप 1 0 नहीं लेंगे कॉलम के लिए, आप यहां जाएंगे और यहाँ का पहला कॉलम पिक करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए ना ये दोनों चीजें। और शायद आपको ये भी याद होगा कि जब हम नल ए की बात कर रहे होते हैं तो हम इसको यानी नल ए के लिए हम ये सिस्टम सॉल्व कर रहे होते हैं, ax = 0। तो इसके सोल्यूशन जो है ना वो ये आएंगे। ये चूंकि कर चुका इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, और नल एटी के लिए आप क्या करेंगे, एटी के एटी एक्स का सोल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा। अच्छा जी, अब शायद आपको याद आ गया होगा, क्या याद आ गया होगा, इसको तो पहले मैं माइनस लिख दूं ना। याद आया कि नहीं आया, याद आया आपको कि ये वाली जो स्पेस होती है ना कॉल ए और नल एटी, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। अब आप गौर करें ना जरा, कॉल ए क्या है, ये वेक्टर है ना, ये वाली लाइन जो है ना कॉल ए है, इसलिए कि कॉल ए जो है वो सारे के सारे 1 और 2 का मल्टीपल है। इसका 1 और 2 का मल्टीपल है, तो ये कॉल ए है। अच्छा, नल एटी अगर आप देखें -2 1, तो ये सारे के सारे वेक्टर जो है ना -2 1 के मल्टीपल हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नल एटी हो गया। तो आपने देखा कि ये दो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए साहब, अब चलते हैं उस तरफ। रो ए ये रहा ना 1 0 -1, तो ये है आपकी रो ए, ये 3 डायमेंशन में। और नल ए क्या है, ए 1 0 1 0 1 0 0 1 का ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये आपका क्या है, ये नल ए है। तो आपने देखा कि रो ए इज परपेंडिकुलर टू नल ए और कॉल ए इज परपेंडिकुलर टू नल ए टी। और इससे पिछली स्लाइड्स में उसने यही समझाने की कोशिश की है, मैं आपको यहां भी समझाता हूं वहां भी समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर इसको देख लेते हैं कि वाई नल ए एंड रो ए आर परपेंडिकुलर। तो जरा गौर से देखिएगा, आपने जब नल निकालना है ना तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ए जो है ना इसकी रो 1 है, रो 2 है एंड सो ऑन, और ये आप एक्स है। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप इक्वेशन बना रहे हैं। r1 डॉट x ये भी 0 होगा, आपका r2 डॉट x ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है जब आपके पास आ जाएंगे ना, तो ये जो x है ये तो नल है, ये r1 पे भी परपेंडिकुलर है, ये r2 पे भी है, ये r3 पे भी, और ये r1 r2 r3 क्या बना रहे हैं भाई, यही तो रो स्पेस बना रहे हैं। तो ये वाली चीज साबित होगी ना कि रो स्पेस जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, नल है, या करना और वाइस वर्सा। इसी तरीके से आप सिर्फ ए की जगह एटी ले लें, तो नल एटी जो है वो असल में अगर आप इसी को ट्रांसलेट करें ना तो नल एटी जो है वो परपेंडिकुलर होगा कॉल एटी के। लेकिन कॉल एटी जो है वो बराबर किसके होती है, रो ए के बराबर होती है, राइट। तो इसको मैंने अभी इसमें बताया ना, इसको मैं दोबारा आपको पिछली उसमें ही बता देता हूँ। मतलब है पिछली स्लाइड्स में इसने जनरल बात की है ना, हम उसको भी देख लेते हैं। चलें जी, ये देखिए, ये वही बता रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। मैंने कहा था कि अगर आपने नल निकालना है तो ये हमारा ए होगा, ये हमारा एक्स होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी और ये इक्वल 0 होके सॉल्व होगा। लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि ये एक्स जो भी आएगा पार्ट होगा नल ए का, लेकिन ये R1 पे भी परपेंडिकुलर होगा, R2 पे भी, Rn पे भी। यानी ये जो नल ए है ये परपेंडिकुलर टू रो ए होगा, ये वाली चीज। ये नल ए परपेंडिकुलर टू रो ए कह लें या रो ए इज परपेंडिकुलर टू नल ए कह लें, बात तो एक ही है ना। ठीक है जी, तो ये दो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं
किसकी, कौन किस पे जो है ना वो परपेंडिकुलर है ना। ओके जी, तो ये हमारा क्या हो गया जनाब, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ 6.1. So let's go to 6.2. 6.2 शेयर करते हैं 6.2. क्या हो गया भाईजान, ओके 6.2 को करते हैं. डाउनलोड, सॉरी डाउनलोड. ओके जी, जी अब जब डिफाइन करते हैं ऑर्थोगोनल सेट्स. ऑर्थोगोनल सेट जो है वो ये प्रॉपर्टी रखता है कि आपके पास जैसे यहाँ पर है ना, कितने आपके पास सेट है. सेट मींस कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो ये हमारा U1 है, ये हमारा U2 है, ये हमारा U3 है. तो अगर हम U1 डॉट U2 लें तो देखें क्या आएगा, ये आ जाएगा +1 -1 एंड 0. क्या आ गया, +1 -1 +0 इज इक्वल टू 0. जब हम U1 डॉट U3 लेंगे तो हम ये करेंगे 1 टाइम्स 0 -1 टाइम्स 0 0 टाइम्स 1, तो ये भी 0 आ जाएगा. जब हम 2 3 लेंगे ये भी हो गया 0 0 0. तो इसका मतलब है ये वाला सेट ऑर्थोगोनल इसलिए हो गया कि कोई से भी दो पेयर अगर हम उठाते हैं ना डिस्टिंक्ट, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सेट. अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे अगर मैं एक सेट और लिखूं, सो विल यू टेल मी कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है. 1 1 0 -1 0 1 और 0 1 0. Will this be an orthogonal set? बताइए जल्दी से. देखिए अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे 0 मिलता है, लेकिन अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूं तो मुझे -1 मिलेगा. तो चूंकि एक पेयर ऐसा है ना जिसका डॉट 0 नहीं हो रहा, तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल नहीं होगा. ये नहीं है कि अगर एक भी पेयर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो ऑर्थोगोनल होगा. ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, ऑल पेयर मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ठीक है जी, तो ये ऑर्थोगोनल है. अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्थोगोनल सेट आपको बहुत पहले से पता है R3 में. ठीक है ना, तो ये फंडामेंटल ऑर्थोगोनल सेट है किसका, R3 का. अच्छा, अब देखते हैं कि ये ऑर्थोगोनल सेट है तो इनकी क्या खास बात है. व्हाई वी लाइक देम फॉर मेनी रीजंस. तो उन रीजंस को हम थ्योरम के हिसाब से प्रूफ करेंगे वन बाय वन. ठीक है जी, सो वी विल हैव थ्योरम्स वन बाय वन. ओके जी, थ्योरम 4 ये कहती है कि अगर आपके पास एक ऑर्थोगोनल सेट है, आप, अच्छा इसमें एक शर्त है, नॉन जीरो वेक्टर्स नहीं आने चाहिए. देखिए नॉन जीरो वेक्टर अगर फर्स्ट कर ले, मैं ये ले लूँ ना 0 0, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, 1 0 -1, और दूसरा मैं ले लेता हूँ 0 1 0. तो अब इसमें पता क्या होगा, आप ये पेयर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, इसको भी 0 आ जाएगा. लेकिन ये वाला सेट जो है ना इस थ्योरम की कंडीशन नहीं पूरी करता. इसलिए कि थ्योरम में क्या लिखा है कि इफ यू आर हैविंग एन ऑर्थोगोनल सेट, मेक श्योर जीरो वेक्टर इज नॉट देयर. ठीक है, ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स. चलिए साहब, तो ये वाली चीज जो है ना इस थ्योरम में क्वालिफाई नहीं करेगी. हाँ, पिछला जो एग्जाम्पल था वो क्वालिफाई कर जाएगा. ओके, तो करना क्या है, अच्छा जनाब, ठीक है,
आपने कहानी कहाँ से शुरू की है? Rn से शुरू की है। आपने चंद वेक्टर्स ले लिए हैं, U1, U2, UP। फिर आपने इनका तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन उसको क्या कर लिया है? W कर लिया है। W इज द स्पैन ऑफ दिस, ये रहा। फिर ये होगा कि ये S जो है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा और देयरफॉर फॉर्म ए बेसिस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको तो हम बाद में देख लेंगे, व्हाई दे फॉर्म ए बेसिस। फिर इसको देखते हैं, S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये क्यों है? देखिए, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का मतलब यही होता है ना कि अगर आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं लाइक दिस C1U1 प्लस C2U2 प्लस CPUP, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन आए। कौन सा है? ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि दिस सेट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है जनाब। तो देखिए, आमतौर पे तो आप पता क्या करते थे, अगर आपने किसी का इंडिपेंडेंसी शो करना होता ना, तो आप एक होमोजीनियस सिस्टम सॉल्व करते थे। जबकि ए क्या होता था, इसमें ये वाले वेक्टर आ जाते थे, U1, U2 एंड सो ऑन। यही करते थे ना कि फिर इसके अंदर आपको क्या मिलता था? कोई फ्री वेरिएबल नहीं मिलता था, तो आप कहते थे कि ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपको याद है ना, ये बड़ा मतलब है कम्बरसम काम था ना, काफी इसमें मेहनत करनी पड़ती है पिवट्स के लिए। तो अगर आपके जो सेट है वो ऑर्थोगोनल है और जिसमें कोई जीरो वेक्टर भी नहीं है, तो उनका इंडिपेंडेंट शो करना बहुत आसान होता है। देखिए आप और से कितना आसान है। आपने कहा कि लेट मी टेक दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट मी टेक डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ U1। ठीक है, हमने U1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, तो जनाब ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना। अब जरा इधर देखते हैं, ये हो जाएगा U1 डॉट U1, ये पहली चीज आ गई। फिर ये आ जाएगा U1 डॉट U2, ये दूसरी आ गई, और ये आखिरी आ गई। लेकिन आप खुद ही अपने आप से सवाल करें कि ये, इसको हम फिर ऐसे लिख लिया, फिर आपको पता है ना कि ये ऑर्थोगोनल हैं, तो U2 डॉट U1 जीरो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो आगे क्या बचा? ये चीज बच गई। अब आपको ये भी पता है कि U1 इज नॉन जीरो, तो ये तो नहीं हो सकता ना जीरो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट सेल्फ जब ही जीरो होता है जबकि वेक्टर क्या है? जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि U1 डॉट U1 हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर U1 नॉन जीरो हो तो इसका मतलब है कि C1 जीरो हो गया। अब इसी चीज को आप रिपीट कर दें, बजाय U1 के आप U2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो अब क्या होगा? अब ये वाले सब वैसे ही जीरो हो जाएंगे और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? C2 नॉन जीरो। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे नंबर जो है ना, C1 भी नॉन जीरो हो जाएगा, C2 भी नॉन जीरो हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है S क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। देखा कितनी ब्यूटी है इसके अंदर। यानी अगर कोई ऑर्थोगोनल सेट है ना और उसमें कोई जीरो वेक्टर नहीं, तो वो खुद ब खुद क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो इंडिपेंडेंट सेट थे ना, उन्हीं का स्पैन लिया है। तो बेसिस के लिए आपको पता है ना, दो शर्त होती हैं। बेसिस के लिए होती है कि ये इंडिपेंडेंट हो और ये जनरेट कर दे। तो यहाँ तो जनरेशन तो बाय डेफिनेशन है ना, W क्या है? U1 U2 UP का जनरेशन है। तो इसका मतलब है ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये वाला जो हमने बनाया था, इसके अंदर से अगर 10-12 वेक्टर ले लिए और वो इंडिपेंडेंट है, तो वो इस स्पेस को क्या कर लेंगे? इसकी बेसिस होंगे। इसलिए कि अगर कोई सेट होता है ना नॉन जीरो वाला और उसमें पेयर वाइज ऑर्थोगोनैलिटी होती है, तो वो सेट क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। और यहाँ जनरेशन भी है, तो जनरेशन प्लस इंडिपेंडेंसी मींस बेसिस। ठीक है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है? ए ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर ए सब स्पेस इज ए बेसिस फॉर W दैट इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल सेट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, इसने जरा ज्यादती कर दी है। वो ज्यादती ये कर दी है, लिख क्या रहा है? ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर ए सबसेट W ऑफ Rn। यानी ये Rn है और ये जो है ना, ये W है। ठीक है, यही बात हो रही है ना। इज ए बेसिस फॉर W दैट इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल सेट। तो ये तो मतलब इसे लिखने की क्या जरूरत है? यही तो भी हमने प्रूफ किया है कि अगर आपके पास ये कोई बेसिस है जो कि ऑर्थोगोनल है,
तो ये मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट भी होंगे, ठीक है। तो इज ए बेसिस फॉर W दैट इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल बेसिस और ऑर्थोगोनल सेट दोनों सेम ही हो गए ना यार। चलें, थोड़ी सी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इसने ये कहा है कि हमने ऑर्थोगोनल सेट से प्रूफ किया है वो ऑर्थोगोनल बेसिस है। तो हमने ये तो नहीं प्रूफ किया, लेकिन ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर कोई ऑर्थोगोनल बेसिस होगी तो बेसिस का मतलब क्या है भाई, कोई सेट होगा ना। तो अगर वो सेट है तो वो ऑर्थोगोनल सेट ही होगा, इसलिए कि ऑर्थोगोनल सेट को ही तो ऑर्थोगोनल बेसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, ये थ्योरम जो है ना वो आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है जी। ओके, लेट्स सी नंबर 2 में क्या है। अच्छा, अब थोड़ी सी जो है ना मेरे ख्याल है एग्जांपल्स आ गई हैं, देख लेते हैं भाई एग्जांपल्स। ओके, अच्छा अब एक और मसला आता है। देखें, जब तक हमारे पास ये था, क्या था, E1 E2 E3, चलें En कर लें। देखिए, हमें कोई मसला नहीं होता था अगर हम कोई एक वेक्टर ले लेते ना x1 x2 xn, तो हम फौरन कह देते थे कि ये हमारा x जो है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि देखें, जब भी कोई बेसिस आती है ना तो आपको दो चीजें प्रूफ करनी है। एक तो वो इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा ये है कि वो हर वेक्टर को जनरेट कर सके, यानी एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर इन द बेसिस। लेकिन उसमें पता क्या करना होता था, आपको इंडिपेंडेंसी के लिए ये चीज शो करनी होती थी कि साहब इसका सिर्फ और सिर्फ जीरो सोल्यूशन है, और जनरेशन के लिए आपको ये शो करना होता था कि साहब ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट है फॉर ऑल बी। लेकिन जब ऑर्थोगोनल बेसिस आ जाए तो आपने देखा कि आपको इसकी जरूरत नहीं थी, वो हमने एक और तरीके से प्रूफ कर दिया था बड़ी आसानी से, ठीक है। यही हाल यहाँ पर है कि अगर हमें ये शो करना है ना कि x, ये जो वेक्टर b है, ये लिखा जा सकता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। कॉलम्स क्या हैं, वही बेसिक वेक्टर्स हैं। तो हमें ये सिस्टम सॉल्व करना होता था। लेकिन आज की तारीख में असल चीज तो ये है ना कि हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, वेट्स निकालने हैं, x1 x2 एंड सो ऑन। ये वेट्स मेरे ख्याल है मैंने शायद उल्टा लिख दिया, मुझे यहाँ पे इसको b लिखना चाहिए था, b, b1 b2 bn, और फिर मुझे ये सवाल करना चाहिए था कि ये मेरा b जो है वो इसके बराबर कैसे हो गया। तो उसके लिए फिर हम ये वाला सिस्टम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में अगर ये जो हमारे ये जो हमारा बेसिस है, अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, तो फिर आपका इंडिपेंडेंसी हमने पिछली स्लाइड पे शो कर दिया था, बड़ा आसान था। और यहाँ पर हम ये भी शो कर सकते हैं कि जो वेट्स है ना, व्हेन वी आर गिवन एन आर्बिट्ररी वेक्टर, वो वेट्स भी हम बजाय इस सिस्टम के सॉल्व करने के एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हियर वी गो। ओके, सपोज कर लें एस जो है एक ऑर्थोगोनल बेसिस है, और वाई एक वेक्टर है, तो हमें शो करना है y एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u2, यानी दूसरे लफ्जों में ये वेट मालूम करने हैं c1 c2। तो इसका भी तरीका वही है जो भी थोड़ी देर पहले किया था हमने। आप इसको लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करें u1 से, तो लेफ्ट तो ऐसे ही रहने दें। अब ये जो u1 है इसको जरा देखें, ये इसके बराबर हो गया ना, यानी ये u1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा और इसके साथ। तो अब आप गौर करें, ये सब तो जीरो हो गए ना, इसलिए कि ये जो सेट है कौन सा है, ये ऑर्थोगोनल है ना। तो ये u2 डॉट u1 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो आप यहाँ रह गए, इसका मतलब है c1 इसके बराबर आ गया। तो जब आप यही काम u2 से करोगे तो ये c2 की जगह क्या आ जाएगा, u2 डॉट u2 y डॉट u2, और c3 किसके बराबर आ जाएगा भाई, u3 डॉट u3 एंड y डॉट u3, और आखिरी वाला क्या आ जाएगा, यूपी डॉट यूपी एंड ऊपर क्या आ जाएगा, वाई डॉट यूपी। तो हमने देखा कितना नाइस, कोई सिस्टम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहला वेट निकालना है, अच्छा इसमें जो पहला वेट निकालना है ना, उसमें फिर फर्स्ट वेक्टर के नॉर्म ऑफ द स्क्वायर नीचे आ जाएगा,
ऊपर आ जाएगा y डॉट u2, और इसी चीज को इसने थ्योरम बना के पेश कर दिया कि अगर एक ऑर्थोगोनल बेसिस है, each y in w has a unique representation as a linear combination. in fact अगर आप y को ऐसे लिखेंगे तो आपके c जो है ना ऐसे आ जाएंगे। तो अगर c j को 1 रखेंगे तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, j को 2 रखेंगे तो ये आ जाएगी, एंड सो ऑन। ओके, तो मेरे ख्याल है यहाँ इसने एक एग्जाम्पल कराई, उसको देख लेते हैं। So let's have an example. Example, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके जी, राइट, ओके। तो जनाब ये वही सेट है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सबसे पहले तो मेक श्योर करेंगे ये आर्थो नॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है, सॉरी, तो है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका लेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, और अगर इसका लेंगे तो भी 0 0 0 आ जाएगा। तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 3 7 4 को लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हम पहले स्टेज में तो ये लिखेंगे ना कि मेरा y जो है वो बराबर है C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3, ठीक है ना। तो फिर हमारा जो C1 होगा ना वो इसके बराबर होगा ना, अभी पिछली स्लाइड से आया, y डॉट U1 दिस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले जो आसान काम है वो कर लेते हैं। U1 डॉट U1 तो आसान है ना, 2 आ गया। U2 डॉट U2 भी आसान है, 2 आ गया। U3 डॉट U3 क्या आ गया, 1 आ गया। देखें ये जो 2 आए ना, हमने इसको इसी के साथ डॉट लिया है ना, 1 टाइम्स 1 प्लस -1 टाइम्स -1, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब y डॉट U1 लेते हैं, तो पहले इसका और इसका ले लेते हैं। ये क्या आ जाएगा भाई, 3 - 7 विच इज -4। फिर हम इसका और इसका लेते हैं तो ये 10 आ जाएगा। फिर हम इसके साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये बेसिकली -2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 1 हो गया। यानी दूसरे लफ्जों में हमारा जो y है वो -2u1 प्लस 5u2 प्लस u3 हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हो भाई, देखिए ये वाला जो वेक्टर है ना, ये इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं चेकिंग कर रहा हूं आपके लिए, -2 प्लस 2 एंड 0, 5u2 क्या हो जाएगा, 5 5 0, u2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, और u3 को तो एज इट इज उठा लिया हमने, 0 0 1। तो अगर मैं इसका सम करूं तो आप मुझे बताएं, 5 और -2 कितने आ जाएंगे, 3, 5 और 2 7, और ये मेरे ख्याल क्या गड़बड़ कर दी हमने यार, C3 4 था ना, सॉरी, ये 4 होगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हटा दें, यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ गया। तो आपने देखा 3 7 4, यही तो हमारा क्या था, यही तो हमारा y था ना। तो आपने देखा कितनी आसानी से क्या हो गया, मतलब कितनी आसानी से हमारे पास ये वेट्स आ गए। सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ, ये वेट्स इतनी आसानी से नहीं आते अगर आपका ये जो है वो क्या होता, ऑर्थोगोनल नहीं होता। आ तो फिर भी जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ता, काफी मतलब है टाइम लगाना पड़ता। ओके, मेरे ख्याल है हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम फिर अगले स्लाइड से शुरू करेंगे, विच इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।